भारत का भूगोल। भारत और विश्व दोनों के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल से। तो सामान्य परिचय है। भारत कितना है विश्व में? भारत का स्थान 2.4%। और कुल जनसंख्या कितनी है विश्व की? 17.5%। जनसंख्या के अनुसार दूसरा बड़ा देश, वैसे अब पहला हो गया क्योंकि चीन को पछाड़ते हुए भारत आगे आ चुका है, और 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और कौन कौन से बड़े देश हैं? पहले स्थान पर है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब अगर इस तरह से लें तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर भारत का देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके हो जाएगा 97 डिग्री और 25 मिनट। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण विस्तार है भारत का 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। दूरस्थ बिंदु देखें, ये भी इसी तरह से है। तो पूर्व में किबुतु और पश्चिम में गौरमाता गुजरात। सबसे उत्तरी बिंदु है लद्दाख का इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। कर्क रेखा, अब देखो भारत से कौन कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगभग मध्य से गुजरती है। कौन कौन से जो है राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, यानी कि नी से हो गया मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और झा से हो गया झारखंड, छा से हो गया छत्तीसगढ़ और झा से हो गया झारखंड, रा से राजस्थान। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत की आकृति कैसी? चतुष्कोणीय है, पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतर के अनुसार देखो, हमने पूर्वी लिखा था ना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। वैसे ही याद रखना 32,87,263 यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। याद करने के लिए शॉर्ट 32,87,263 ज़्यादा याद रहेगा। भारत की सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा है 15,200 यानी 15,200 और समुद्री है 75,16। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर कहाँ है? इलाहाबाद में, नैनी के पास। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश की स्थलीय सीमा का अंतर कितना है? स्थलीय समय का अंतर तो 2 घंटे है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है ये रेखा। कौन कौन से 5 राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ग्रीनविच मध्य समय से कितना आ गया? 5.5 घंटे। अब पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो चीन से भारत कितनी सीमा साझा करता है? सबसे लंबी अगर आ जाए, सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो चीन के साथ साझा करता है। कितनी है चीन के साथ लंबाई? तो 3488। अब अगर राज्य देखें कौन कौन से राज्य साझा करते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 स्टेट हो गए और एक यूपी हो गया। अब आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 3323 लंबाई 1 किलोमीटर में कौन कौन साझा करता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यानी कि 3 स्टेट प्लस 2 यूटी। अब आते हैं बांग्लादेश। तो हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया था अभी। सबसे लंबी सीमा अगर आ जाए तो
वो बांग्लादेश के साथ है। कौन कौन साझा करता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये भी 5 हो गए। म्यांमार के साथ 1643। 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ 4 स्टेट करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख। अगर हम इसको लिख लें कि अगर हम इसको शॉर्ट नोट में लिख लें कि सीमा के साथ लंबाई के अनुसार, तो सबसे सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना, उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद है नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ऐसे याद रहेगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लें BCPNM, इसमें से याद रहेगा BCPNM से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? 5। अब सीमा रेखाएं जो कि पूछी जाती हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका एवं मालदीव हैं। श्रीलंका और मालदीव समुद्र पार। भारत एवं श्रीलंका के बीच पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। अब भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बात करें। भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन। उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण का क्षेत्र आ जाता है। भारतीय मरुस्थल राजस्थान वाला जो एरिया है, राजस्थान गुजरात वाला। तटीय मैदान जो दक्षिण के दोनों तटों का क्षेत्र, और द्वीप समूह अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो स्टार्ट करते हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्र से। ये भारत का पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है, पश्चिमी हिमालय का एरिया है। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन अगर करें तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, निम्न या हिमाचल हिमालय, वहा या शिवालिक हिमालय, इस तरह से है। अब ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं ट्रांस हिमालय में? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी ट्रांस हिमालय में है। अगर हम पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार देखें तो लगभग 1000 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि 8611 मीटर है, जो किसमें स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है K2। ट्रांस हिमालय के बाद आप महान हिमालय। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में, तो महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय में। 48 मीटर नेपाल में स्थित है। और कंचनजंगा भी जो है महान हिमालय में स्थित है। ये ग्रेनाइट से निर्मित है। औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर। सबसे अधिक सतत श्रृंखलाएं जो है महान हिमालय में पाई जाती हैं। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 25 किलोमीटर है। महान हिमालय के बाद आते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, चौड़ाई 50 किलोमीटर है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला, धौलाधर, महाभारत। पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। इससे प्रमुख घाटियां कश्मीर, कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा घाटी वो भी हिमाचल प्रदेश में है। बहा हिमालय या शिवालिक हिमालय। बहा हिमालय या शिवालिक हिमालय, इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 से 1000 मीटर है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। हिमालय की सबसे बाहर श्रृंखला है बहा हिमालय या शिवालिक हिमालय। इसमें दून पाए जाते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत दून जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ये पूर्वी हिमालय का एरिया है। यहाँ तो प्रमुख श्रेणियां गारो, खासी, जयंतिया। और अगर उत्तर से दक्षिण देखें, दक्षिण से उत्तर, तो मिजोरम, नागा, पटकई,
यहाँ एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं। जेलेपला दर्रा, डाफला, बूमला दर्रा, ये नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश, ये दिखाया गया है इसमें। अब हम पढ़ते हैं हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, यानी कि हिमालय को अगर से देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। तो पंजाब हिमालय में सिंधु और सतलज का मध्य का एरिया आता है। कुमाऊं हिमालय में सतलज और काली के मध्य का एरिया। नेपाल में काली और तिस्ता। असम में तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य का एरिया। तो सबसे बड़ा अगर इसमें देखें तो नेपाल हिमालय का एरिया सबसे बड़ा है, जो काली एवं तिस्ता नदी के मध्य है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य। कुमाऊं हिमालय सतलज व काली के मध्य। नेपाल काली व तिस्ता के मध्य। असम तिस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य। अब भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़ते हैं। नुब्रा घाटी और मरखा घाटी लद्दाख में पाई जाती है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लोहाल, स्पीति, पिन वैली ये सब हिमाचल प्रदेश में। नेलांग फूलों की घाटी उत्तराखंड में। युथांग घाटी सिक्किम में है। नेवरा पश्चिम बंगाल में है। देखो इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब वो है जो यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत संभावना है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। शांत घाटी केरल में है। जूकू नागालैंड में है। चुंबी घाटी सिक्किम में है। भारत भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है। बराक घाटी असम, अराकू विशाखापत्तनम। भारत के प्रमुख हिमनद हिमाचल प्रदेश में बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी और सोनापानी। लद्दाख में सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, यूपीएससी में आ चुका है। सिक्किम में जेमू हिमनद है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलान और पिंडारी। भारत के प्रमुख दर्रे बहुत इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है? काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला। हिमाचल प्रदेश में शिक्किला, वाड़ालाचला, रोहतांग, यांगजी दीवान, देवसा। उत्तराखंड में माना नीति लिपुलेख, मोलिंगला। सिक्किम में नाथुला, जेलिपला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, दीफू, सेला, यांगयाप, पांगशाड। मणिपुर में तुजू दर्रा। महाराष्ट्र में थालघाट, बोरघाट। केरल में पालघाट। भारत का उत्तरी मैदान, उत्तर भारत का मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जड़ोल निक्षेप से हुआ है। जड़ोल निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण इसका विभाजन कैसे है? भावर, तराई और जलोढ़ मैदान। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, इसमें यूपी बिहार का मोस्टली एरिया आता है। और सघन जनसंख्या क्षेत्र है क्योंकि जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पे अधिक लोग निवास करते हैं क्योंकि वहाँ पे खान पान की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। भावर क्षेत्र अभी जो हमने पढ़ा था इन 3 क्षेत्रों के बारे में, भावर, तराई और जलोढ़ मैदान के में, अब भावर के बारे में पढ़ते हैं। भावर शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढालों पर स्थित है। हिमालय के विभाजन पढ़ा था, शिवालिक सबसे नीचे वाली थी, तो शिवालिक के दक्षिण में भावर क्षेत्र है। ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। नदियों द्वारा लाई गई गुटिका निक्षेपों से निर्मित है। कभी कभी नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, ये कृषि योग्य नहीं है। भावर के बाद आता है तराई क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में है जंगली व वन्यजीव प्राणी क्षेत्र, नम एवं दलदली क्षेत्र। भावर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ प्रकट हो जाती हैं। उसके बाद आता है जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ का मैदान 2 भागों में विभक्त है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र को कहते हैं, बाढ़ वाले मैदानों से दूर स्थित है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग, मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकड़ पाए जाते हैं। खादर नवीन जलोढ़ से निर्मित है, बाढ़ वाले मैदान में स्थित है, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। भारत के मैदान का सामान्य विभाजन निर्माण। पंजाब के मैदान सिंधु व इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। गंगा का मैदान गंगा व इसकी सहायक नदियों से निर्मित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। विस्तार। पंजाब के मैदान का विस्तार। पंजाब में गंगा के मैदान का विस्तार
घग्गर एवं तीस्ता नदी के मध्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार असम क्षेत्र में है, विशेषकर प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ी। मतलब अगर इस तरह से अगर हम भारत का मैप देखें ये, तो पूरा ये जो एरिया है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार में आ जाता है। पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इसका विस्तार देखो, जैसे अगर हम मैप में देखें तो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा यहाँ से ये असम वगैरह और ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पूरा जो है प्रायद्वीपीय पठार के एरिया में आता है। ये निर्मित है पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग है, गोंडवाना भूमि का भूभाग माना जाता है इसको। इसका ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। विभाजन मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण और उत्तर पूर्वी पठार। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। अनेक पठारों व पहाड़ियों से निर्मित है। त्रिकोणीय आकृति का है और ऊंचाई 600 से 900 मीटर है इसकी। मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का पठार पूर्व में बुंदेलखंड, पश्चिम में अरावली से सीमा और दक्षिण में विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। इसका समग्र ढाल उत्तर की ओर है। लावा प्रवाह से निर्मित है। काली मिट्टी की प्रधानता है मालवा पठार में। हमने बात की थी प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन की। मध्य उच्च भूभाग दक्कन का पठार और उत्तर पूर्वी। तो सबसे पहले मध्य उच्च भूभाग की बात कर लेते हैं। नर्मदा से उत्तर में स्थित है मध्य उच्च भूभाग। दक्कन पठार की उत्तरी सीमा अवशिष्ट पर्वतों की उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रायद्वीपीय पठार ऊंचाई 700 से 1000 मीटर है। ढाल पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। अधिकांश विस्तार मालवा पठारी क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड और पश्चिमी भाग में बघेलखंड स्थित है। पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियाँ एवं छोटा नागपुर पठार तक है। छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है। पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत, दक्षिणी सीमा सतपुड़ा, उत्तरी विस्तार विंध्य पर्वत श्रृंखला। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार कहाँ है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में है। अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र जलवायु पाई जाती है यहाँ। लहरदार क्षेत्र है, मतलब लहरदार इस तरीके का। कृषि योग्य नहीं है ये भूभाग। सघन अपर्दित क्षेत्र ग्रेनाइट एवं नीच से निर्मित है। बघेलखंड का पठार मैकाली श्रेणी के उत्तर में स्थित है। उत्तर में सोन नदी है। उत्तर प्रदेश, झांसी एवं मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है बघेलखंड का पठार। ग्रेनाइट, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थरों से निर्मित है। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। इसका विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल में है। दामोदर श्रेणी के उत्तर में हजारीबाग तथा रांची के दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। इसका अन्य नाम भारत का रूर पाटभूमि के नाम से भी जाना जाता है। खनिज समृद्ध क्षेत्र है, लोहा, कोयला आदि। दामोदर, स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम में इसकी सोन नदी निकलती है। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं इस एरिया में। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार उत्तर में सतपुड़ा, मैकाले एवं महादेव पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बैसाल्ट लावा के अपरदन एवं अपक्षय से निर्मित हुआ है। पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर
नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। अब पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी घाट सतत श्रृंखलाओं से निर्मित है, पर्वतीय वर्षा होती है। इसका अन्य नाम सह्याद्री भी है। दक्कन पठार के पश्चिम में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर, पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, दक्षिण में अधिक ऊंचा है। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर, अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो कि 2633 मीटर, नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। प्रमुख दर्रे थाल घाट एवं बोरघाट, महाराष्ट्र, पालघाट, केरल। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट सतत नहीं, जैसे पश्चिमी घाट तो सतत था, पर पूर्वी घाट सतत नहीं है। ये नदियों द्वारा खंडित है। औसत ऊंचाई इसकी 600 मीटर है। इसका विस्तार महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर। दक्षिण पश्चिम में सेवरा एवं जावेडी की पहाड़ियों से घिरा हुआ। उत्तर पूर्व क्षेत्र पठार, मेघालय का पठार, प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार विभाग है। पश्चिम बंगाल के मालदा के राजमहल पहाड़ियों एवं मेघालय पठार के बीच स्थित है। ये मालदा गैप के कारण अलग हुआ है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में उत्तर पूर्वी पठारी भाग का भाग है। ये अति अपर्दित क्षेत्र है। अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसके अन्य नाम क्या है? कार्बी एंगलोंग पठार एवं उत्तरी कचार पहाड़ी। कोयला, लोहा, चूना, पत्थर आदि खनिज भंडार पाए जाते हैं। अरावली की बात करें, इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं दिल्ली के क्षेत्रों में है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है, 1722 मीटर की है। ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला एवं विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली पर्वत की श्रेणियां। अब बात करते हैं सतपुड़ा के पहाड़ के बारे में। इसका विस्तार महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है। दक्षिण में ताप्ती नदी है, उत्तर में नर्मदा नदी है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। अब बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों की। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में है। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, जो कि 2633 मीटर ऊंची है, तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय मरुस्थल, जो कि राजस्थान के भाग में पाया जाता है। मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था। अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह रेतीले टीले एवं बर्फान पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। बहुत कम वनस्पति है। अत्यधिक वाष्पीकरण होता है। नदियां अल्पकालिक एवं कुछ नदियां मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी नदी लूनी है। ढाल के आधार पर विभाजन, उत्तरी भाग सिंध की ओर ढलान और दक्षिणी भाग कच्छ के रनों की ओर ढलान। तटीय मैदान की बात करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, ये जो हमने प्रायद्वीप की बात की थी अभी, उसमें हमने पूर्वी भाग और पश्चिमी मैदान के बारे में पढ़ा था। तो इसके पूर्व तटीय मैदान का विभाजन कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो एरिया है, इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो उत्तरी सरकार तट से कोरोमंडल तक यहाँ यहाँ की नदियां द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण होता है। पतनों की संख्या कम है। पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। ये जो पूर्वी तट वाला भाग है, ये पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। अब बात करते हैं पूर्व पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी तटीय मैदान इस तरह से अगर इसको लें, पश्चिमी तटीय मैदान को, तो ये कच्छ एवं काठियावाड़ गुजरात का क्षेत्र हो गया। कोंकण तट महाराष्ट्र, गोवा तट और मालाबार तट, इसका विभाजन है ये पश्चिमी तटीय मैदान का। ये संकीर्ण पट्टी है, मतलब पतला है ये, संकीर्ण पट्टी है। इसका विस्तार गुजरात तट से लेके और केरल तक है। पतनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल, मध्य में संकीर्ण, उत्तर एवं दक्षिण में चौड़ा। यहाँ की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ऐशोचर्य का निर्माण करती हैं। भारत की तटीय रेखा,
भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई अगर इस तरह से देखें तो 7516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटरेखा 5422 किलोमीटर और द्वीपीय तटरेखा 2094 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी? गुजरात की है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तटरेखा पुडुचेरी राज्यों में गोवा। तट से लगे 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, इसकी स्थिति कहाँ है? लक्षद्वीप समूह की केरल के तट से 280 से 300 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। पूर्व नाम लाक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप। विभाजन, अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में है, फिर लक्षद्वीप, फिर मिनिकॉय। वर्तमान नाम लक्षद्वीप है। प्रवाल निक्षेप से निर्मित है। इसका क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर। द्वीपों की संख्या 36 है। राजधानी कवरत्ती है। सबसे बड़ा द्वीप एंडोरेट है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है और 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। अब हम पढ़ते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लगभग 550 है। अरानकोयामा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है। इसका विभाजन उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य यहाँ दक्षिणी अंडमान लिटिल क्या है? डंकन पैसेज है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। निकोबार द्वीप अंडमान, ये अंडमान द्वीप समूह का विभाजन हो गया। उसके बाद है कि अंडमान एवं निकोबार, तो निकोबार का विभाजन कार निकोबार और ग्रेट निकोबार में। यहाँ कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं? बैरन द्वीप जो कि सक्रिय है और नारकोंडम शांत है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल से निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट थूलियर है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिणी अंडमान में सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है 732 मीटर जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कहाँ स्थित है? सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। सब भारतीय अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। निश्चित वाहिकाओं, नदी, नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह यानी ड्रेनेज कहते हैं। अफवाह सिस्टम वाहिकाओं के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। भारतीय अफवाह तंत्र 2 भागों में विभक्त है, हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु के बारे में। तो देखो जैसे हम इस मैप में देख सकते हैं, ये है सिंधु और ये उसकी सहायक नदियां हैं। ये यहाँ ऐसे जाती है और ये आगे सब मिल जाती हैं। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सब सिंधु की सहायक नदी हैं। इसका उद्गम जो है चीन में होता है, तिब्बत के पास। तो उद्गम सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी बोखलचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी खम्बाम या शेरमुख है। इसके दाएं तट की सहायक नदियां हैं गिलगित, श्योक, काबुल और बाएं तट की सहायक नदियां हैं पंचनद, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और जास्कर। यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। अब झेलम नदी कहाँ पे मिलती है? झेलम नदी का उद्गम कहाँ पर? पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से है। इसकी सहायक नदी है झेलम नदी की किशनगंगा। इसका संगम होता है चिनाब में।
और चिनाब का संगम किस में हो जाता है? सिंधु में। प्रमुख तटीय शहर कौन सा है झेलम का? श्रीनगर। चिनाब के उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में चंद्र एवं भागा नदियों के मिलन से बनी है, इसलिए इसका चंद्रभागा, इसका अंतर नाम क्या है? चंद्रभागा भी है। भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। रावी नदी, रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है, हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में बहती है, चिनाब नदी से संगम हो जाता है। रावी भी चिनाब में मिलती है और झेलम भी चिनाब में मिलती है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से है, रावी का भी रोहतांग से, लेकिन इसका व्यास कुंड के निकट से है व्यास नदी का। ये कुल्लू घाटी में बहती है और हरिके के पास सतलुज में मिल जाती है। सतलुज का उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से है, ताल मतलब झील। सिक्किला के पास ये भारत में प्रवेश करती है। सिक्किला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। पूर्ववती नदी का उदाहरण है तिब्बत में नाम लांगचेन खम्बाग। अब गंगा नदी तंत्र, देखो गंगा को एक बार देख लेते हैं। ये रही गंगा नदी, गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसके साथ ही ये यमुना नदी है जो कि यमुनोत्री से निकलती है। उसके बाद में गंगा नदी में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब मिलती हैं। सोन नदी भी इसी में मिलती है। अब पढ़ लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी पूर्ववती अफवाह का उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण कौन सी नदी करती है? गंगा नदी करती है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गौमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी था। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलन के बाद गंगा कहलाती है। हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 25-25 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। बाएं तट की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। दाएं तट की नदियां हैं यमुना, सोन। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अन्य नाम पद्मा, मेघना है। पद्मा बांग्लादेश में जाके कहलाती है। पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णुप्रयाग जो अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से बने। नंदप्रयाग अलकनंदा में नंदा के मिलने से। कर्णप्रयाग अलकनंदा में पिंडार के मिलने से। रुद्रप्रयाग अलकनंदा में मंदाकिनी के मिलने से। देवप्रयाग अलकनंदा में भागीरथी के मिलने से। यमुना नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है, बनतत्पुंज श्रेणी। दाएं तट की इसकी नदियां हैं चंबल, सिंध, कीन, बेतवा। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है। बाएं तट की सहायक नदियां हैं हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। दाएं तट की कौन कौन सी थी? चंबल, सिंध, बेतवा और कीन। और बाएं तट की हैं हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। चंबल नदी, इसका उद्गम जानापाव पहाड़ी विंध्य श्रेणी में है। ये खड्डों का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश की इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है। गंडक नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिलन होता है। इसका उद्गम नेपाल हिमालय है। घाघरा, इसका उद्गम मापचा चुंगो हिमनद है। इसकी सहायक नदियां हैं तिला, सेती, बेरी, शारदा। बिहार के छपरा में गंगा से संगम होता है। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, हम पढ़ चुके हैं। कोसी, इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। पूर्ववती नदी का उदाहरण है। गंगा भी पूर्ववती नदी का उदाहरण है। बिहार के भागलपुर में गंगा से मिलन होता है। इसका उद्गम है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। रामगंगा गढ़वाल उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलती है। उत्तर प्रदेश में के नजीबाबाद में मैदान में प्रवेश करती है। कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार है, ब्रज घाटी में बहती है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को। बंगाल का शोक दामोदर को। हुगली में मिलन होता है। इसकी मुख्य सहायक नदी बराकर नदी है। शारदा सरयू नदी, इसका उद्गम मिलाम नेपाल हिमालय में होता है। भारत नेपाल सीमा पर बहती है। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा है। इसके अन्य नाम
काली या चाइक है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण करती है। गंगा के दाएं तट की सहायक नदी है। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से मिलन होता है। महानंदा गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी। पश्चिम बंगाल में गंगा से संगम होता है। और गंगा के बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। इसका यहाँ से उद्गम होकर इस तरह से भारत में प्रवेश करती है और बाद में ये ऐसे गंगा और ये मिल जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग हिमनद से कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश व असम है। बाएं तट की सहायक नदियां दिबांग, शिंकांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी हैं। दाएं तट की सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच। ये दाएं तट बाएं तट याद रखना बहुत जरूरी है। यूपीएससी में भी आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी आ चुका है इससे क्वेश्चन। अन्य नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा से मिल जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुबनसिरी नदी उद्गम तिब्बत में है। अरुणाचल प्रदेश और असम इसका अपवाह क्षेत्र है। ये पूर्ववती नदी का उदाहरण है। सुबनसिरी नदी दाएं तट की सहायक नदी किसकी? ब्रह्मपुत्र की। अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन सी थी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, दूसरी जो अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही, जो कि एसचुरी ज्वालामुख का निर्माण करती हैं। देखो एक बार देख लेते हैं इन सब नदियों को। ये देखो कृष्णा, ये महानदी, गोदावरी, पेरियार, पेन्नार, कोल्लर, ये सब कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। नर्मदा, तापी और माही ये सब अरब सागर में गिर रही हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम फिर से प्रायद्वीपीय नदियों को। तो पहली नदी के बारे में पढ़ते हैं, महानदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का सिहावा पहाड़ी, धमतरी, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। इसके दाएं तट की सहायक नदियां हैं जोंक, ओंग, तेल और बाएं तट की हैं शिवनाथ, हसदेव, मंद, ईव। दाएं तट की जोंक, ओंग, तेल और बाएं तट की शिवनाथ, हसदेव, मंद, ईव। इसकी लंबाई है, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। इस महानदी का अपवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ व उड़ीसा है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकम, नासिक, महाराष्ट्र से। इसकी बाएं तट की गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। महानदी की कितनी थी? 851। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। उसकी कितनी थी? 25-25 किलोमीटर। उपनाम दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। सदृश्य प्राप्त करने की रचना, सदृश्य प्रताप की रचना करती है। प्रपात मतलब ऐसे जो कर चुके हैं। प्रपात। दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां प्रवरा, मुला, पेड्डवागु, मनेर। अब है कृष्णा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी। इसके दाएं तट की सहायक नदियां कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा। बाएं तट की नदियां इसकी सहायक भीमा, मूसी, मुनेरू। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अगली नदी है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कोडागु जिला से निकलती है।
कावेरी नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं हेमवती, शिमसा, अर्कावती, हेमवती, शिमसा, अर्कावती। और दाएं तट की हैं कागिनी, भवानी, अमरावती। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी का अफवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक पठार है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य वृंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ज्वालामुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी नदी इस तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्ताई से है। पश्चिम की ओर बहाव अरब सागर में गिरती है। तापी नदी अरब सागर में गिरती है। ज्वालामुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी नदी का अपवा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। भारत के प्रमुख जलप्रपात शिवसमुद्रम शरावती शरावती नदी पर कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश जबलपुर में है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा व कर्नाटक की सीमा पर है। कपिलधारा व दुग्धधारा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। चुलिया चंबल नदी पर राजस्थान में है। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड रांची में है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ बस्तर में है। जोग गोरसपा शरावती नदी पर कर्नाटक में है। शिव समुद्रम भी शरावती नदी पर था और जोग गोरसपा भी शरावती नदी पर है। अगर आप यूपीएससी का 2024 का प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक शिमोगा में है। भारत की प्रमुख झीलें वेवनाड व अस्टामुडी केरल में है। चिल्का उड़ीसा में स्थित है। वेलूर जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर में है। सांभर ये भी राजस्थान में है। लोकटक मणिपुर और लोकटक झील पर ही तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसको केवल लामजाओ के नाम से भी जानते हैं स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। पेरियार केरल में है। चिल्का उड़ीसा में है। डिडवाना राजस्थान में स्थित है। ये डिडवाना का क्वेश्चन 2023 में यूपी में आया हुआ है और 2022 में यूपीएससी में आया हुआ है। आप देख लेना भले ही। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पे है गुजरात में। बांखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में है। इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में है। मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। पोचमपात परियोजना गोदावरी पर तेलंगाना में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान व मध्य प्रदेश में। अब पढ़ेंगे हम भारत के मानसून के बारे में। तो भारत का मानसून दो भागों में विभक्त है। एक दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसूनी वर्षा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दक्षिण पूर्वी मानसूनी वर्षा। दक्षिण पूर्वी मानसूनी वर्षा भारत में लगभग 80% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कब से कब तक होती है? तो जून से सितंबर तक होती है। ये दो शाखाओं में विभाजन है दक्षिण पश्चिम मानसून का, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। जून से केरल में प्रारंभ हो जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा में आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करता है? तो हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करते हुए उत्तर की तरफ आता है। अब उत्तर पूर्व मानसूनी वर्षा देखो दक्षिण पूर्व पश्चिम मानसूनी वर्षा तो अरब सागर से
आर्द्रता ग्रहण करता है। और उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा ये बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करती है। उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और इससे नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से ही होती है। आम्र वर्षा, अब वर्षा को स्थानीय नाम दिए गए हैं। तो आम्र वर्षा नाम कहाँ पे है? कर्नाटक और केरल में। ये मानसून से पूर्व की वर्षा होती है। ये आम पकने में सहायक होने के कारण इसको आम्र वर्षा नाम दे दिया गया है। शीतकालीन वर्षा ये उत्तरी पश्चिमी भारत में होती है। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों के कारण ये वर्षा होती है। काल वैशाखी बंगाल और असम के क्षेत्र में चलने वाली वर्षा युक्त पवनों को काल वैशाखी कहते हैं। ये वैशाख के महीने में चलती है, इसलिए इनको काल वैशाखी नाम दिया गया है। ये चाय, पटसन व चावल के लिए लाभदायक होती है। असम में इसे बारदोली छीड़ा भी कहते हैं। लू, जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एरिया, दिल्ली वाली बंगाल के एरिया में चलती हैं, इन्हें लू कहते हैं। दिल्ली व पटना के बीच तीव्रता अधिक होती है इनकी। शुष्क, गर्म व पीलादायक पवन होती हैं। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली पवनों को लू कहते हैं। फूलों की बौछार, केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में फूलों की बौछार होती है। कहवा के फूल खिलने में सहायक होने के कारण इसे फूलों की बौछार कहते हैं। पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, इसका निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। इसका अन्य नाम है रेगूर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल चेरनोजम। ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। सूखने पर दरार पड़ जाती है, फिर जब आर्द्रता ग्रहण करती है तो ये चिकनी हो जाती है। क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। ये कपास की खेती के लिए काफी उपयोगी है। काली मिट्टी में किस किस चीज की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की। और अधिकता किस किस चीज की होती है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। अब आते हैं लेटेराइट मिट्टी पे। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निच्छालन से हुआ है। इसकी उर्वरता कम होती है और इस कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व असम के क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम व जैव पदार्थों की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड व एल्यूम ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। अगली है जलोढ़ या दोमट मिट्टी, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती है। देश के लगभग 40% भाग पर फैली हुई है। इसका क्षेत्र उत्तरी मैदानी एवं भारत की नदी घाटियों में है। इसमें जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है और पोटाश की अधिकता होती है। लाल पीली मिट्टी, यह लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के दक्षिण में है। इसमें महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि आती है। इसके क्षेत्र में जल योजित होने पर पीली हो जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की इसमें क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति, भारत के वनों के प्रकार। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्धसदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है पर्वतीय वन। पांचवा है वेलांचली व अनु वन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्धसदाबहार वन। ये इनमें कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ वर्षा अधिक होगी। तो वर्षा कहाँ अधिक होती है? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें? रोजवुड, महोगनी, एनी, एवनी आदि वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं। सदाबहार का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि सदा दिखते हैं। सदा कैसे दिखते हैं? हरे दिखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब मानसूनी वन, जो एक ऋतु में अपनी पर्णों को गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहते हैं। ये 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन।
आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और शुष्क जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब आर्द्र पर्णपाती का क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और उड़ीसा। यहाँ वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? सागवन, साल, शीशम, महुआ, आंवला। तो साग, सागवन, शीशम, महुआ, आंवला किसके उदाहरण हैं? आर्द्र पर्णपाती वन के। आर्द्र पर्णपाती वन किस में आते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और शुष्क पर्णपाती वनों का क्षेत्र कौन सा है? इनका क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? तेंदु, पलाश, बेल, खैर। अब अगला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये कहाँ पाए जाते हैं? 50 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका क्षेत्र कौन कौन सा है? दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? बबूल, खैर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में। पर्वतीय वन का क्षेत्र है हिमालय पर्वत व दक्षिण भारत के पर्वतों पर। इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाए जाते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियाँ, सोलाश वन। सबसे फेमस है सोलाश वन, जो कि नीलगिरी में पाए जाते हैं, केरल के क्षेत्र में। अगला है बेलांचली या अनूप वन। इनका विस्तार 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। आर्द्र भूमि क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्र, समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से वन? बेलांचली व पढ़ेंगे कृषि के बारे में। कृषि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का विभाजन 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में हुआ है। तो क्वेश्चन आया था भारत में कृषि का विभाजन कितने क्षेत्रों में हुआ? तो 20। मिश्रित कृषि का क्या तात्पर्य होता है? कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। अंतर फसली खेती, एक ही भूमि पर एक साथ दो या अधिक फसलें उगाना अंतर फसली खेती कहलाता है। एगमार्क, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण, एगमार्क कहलाता है। और इको, जो इकोलॉजी के लिए दिया जाता है, उसको इको प्रमाण पत्र कहते हैं। झूम कृषि कहाँ की जाती है? उत्तर पूर्व भारत, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पालू, मणिपुर। झूम कृषि का मतलब होता है कि एक जगह खेती करके जब वो उस जगह को 4-5 बार खेती कर लेते हैं, फिर वो अनुपजाऊ हो जाती है, तो वहां से चल के दूसरी जगह खेती कर देते हैं और वहां आग लगा दी जाती है। और जब तक फिर दूसरी जगह खेती करते हैं तो फिर वो वहां उपजाऊ हो जाती है। दीपा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में की जाती है। बेवर व दहिया, मध्य प्रदेश। पांडु या पेंडा, आंध्र प्रदेश। पामाडावी या कोमान या बरीगा, उड़ीसा में। कुमारी, पश्चिम घाट में। वालरे या वालतरे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है दक्षिणी राजस्थान में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वालरे या वालतरे। हिमालय क्षेत्र में खिल, कुरवा, झारखंड के क्षेत्र में। और विश्व में भी कुछ क्षेत्रीय नाम हैं झूम कृषि के, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। मैक्सिको व मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनकू, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदान और वियतनाम में रे। भारत के प्रमुख खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। तो खनिजों के कुछ प्रमुख तथ्य हैं। आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। ईंधन खनिज कोयला, पेट्रोलियम अवसादी शैलों की चट्टानों में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। प्रमुख खनिज संस्थान। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, बरमाइंस क्षेत्र। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान के धनबाद। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। लौह खनिज, लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। लौह अयस्क का प्राकृतिक
प्रादेशिक वितरण। उड़ीसा में मयूरभंज जनपद के गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़ क्षेत्र, केओंझर जिले के तिरुवरु, सुंदरगढ़ जिले के मालंगटोली, कंधादा पहाड़ और कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, शिमोगा, बाबाबुदान पहाड़ी, धारवाड़ क्षेत्र से। अब ऐसे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 4 खाने दे देंगे, बता देंगे बताओ इनमें से कौन सी कर्नाटक में नहीं है। ऐसी छत्तीसगढ़ के राजनंदनगांव, बेलाडीला सेड़ी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग। झारखंड में लोएस्ट क्षेत्र कौन कौन से हैं? नोआमुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूमि जिला। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कुरनूल, कुडप्पा और नेल्लौर क्षेत्र। महाराष्ट्र में पीपलगांव, असोला, देवलगांव, सूरजगढ़ आदि। मैग्नीज की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? तो मैग्नीज की प्राप्ति उड़ीसा के केओंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट व कालाहांडी से होती है। महाराष्ट्र के भंडारा, नागपुर, डोंडवारी और टिरोडी से होती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर और देवास से होती है। तांबा की प्राप्ति राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू, सिंघाना क्षेत्र, खौ दरीबा, देलवारा, कोरोवली, दरीबा, आगूचा क्षेत्र से होती है। और झारखंड के सिंहभूम जिले में मौसानी, राखा, डोबानी, तुरंडीय खानों से तांबे की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट की प्राप्ति उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट जिले में। देश का सबसे बेहतर क्षेत्र है कोरापुट जिले में, वहां से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। गुजरात के भावनगर, जूनागढ़ व अमेठी जिले से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। झारखंड के लोहरदगा, नेतरहाट पठार से भी बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। उड़ीसा से क्रोमाइट की प्राप्ति उड़ीसा के सुकिंदा घाटी, कटक जिले से और नौशाही, केओंझर जिला, उड़ीसा से। और कर्नाटक के हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, चिकमंगलूर से क्रोमाइट की प्राप्ति होती है। सीसा की प्राप्ति राजस्थान के उदयपुर जिले की जावर क्षेत्र की दरीबा, राजपुर, भीलवाड़ा, तारागढ़ पहाड़ी, अजमेर और जोधाबास अलवर जिले से होती है। जस्ता की प्राप्ति राजस्थान के जावर क्षेत्र जो कि उदयपुर में है, जहाँ से सीसा प्राप्त होता है। देश का सबसे बड़ा है जावर क्षेत्र उदयपुर में जस्ता प्राप्ति के लिए। और पाली, भरतपुर व सवाई माधोपुर से भी जस्ता की प्राप्ति होती है। सिक्किम के बोथंग क्षेत्र से भी जस्ता की प्राप्ति होती है। सोने की प्राप्ति कर्नाटक के कोलार जिले, रायचूर जिले की छट्टी, तोपुलेती व बोंडली खदानों से होती है। देश का 99% सोना कर्नाटक से ही प्राप्त होता है। चांदी की प्राप्ति राजस्थान के उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के जस्ता खानों से होती है। कर्नाटक के कोलार व हट्टी की खानों से होती है। कोलार की खानों से सोना निकलता है कर्नाटक में। झारखंड के सिंहभूमि, धनबाद और दुमका जिलों से भी चांदी की प्राप्ति होती है। कोयला को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है कार्बन की मात्रा के अनुसार। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोटि का होता है, 90 से 93%। बिटुमिनस 55 से 80% कोयला होता है। लिग्नाइट में 40 से 55% और पिट में 40% से कम। देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर व चमकीला स्वरूप है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन कहाँ से होता है? तमिलनाडु से होता है। कोयले का सबसे अच्छा रूप कौन सा है? एंथ्रेसाइट। अब पढ़ते हैं कोयले की कहानी कहाँ कहाँ पे है राजस्थान में। तो सब भारत में सबसे पहले पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से निकलता है कोयला। सोनहट, सुहागपुर, कोरबा, तातापानी, रामकोला। देखो अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है, निम्न में से कौन सी खान है और मतलब कोयला क्षेत्र और राज्य मिलाने आ जाएगा।
4 जगह के नाम दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सी किस राज्य में नहीं है। झारखंड में रानीगंज, झरिया, डाल्टेनगंज, देवघर, उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सुहागपुर व उमरिया हैं। उड़ीसा में तलचर, ईव नदी। असम में मिकिर पहाड़ी व सिंगरी मारी हैं। सिंगित में रंगित क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बारजोरा, वीरभूमि से कोयला प्राप्त होता है। वहीं मेघालय में खासी पहाड़ी से, बापुंगा से, मावलोंग सीलिया से, सीजू से मेघालय में कोयला प्राप्ति क्षेत्र है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी व सिंगरेनी जो है कोयला प्राप्ति क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस के क्षेत्र कौन कौन से हैं? गुजरात में जगतिया एवं घोघा, मंगमंडम, अवाड़ी, विरुंगकम तमिलनाडु। ये थोड़े से अजीब से नाम है इसलिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। बरानुरा त्रिपुरा, नहरकटिया मोरान क्षेत्र असम, बाड़मेर, चरसम्बाला राजस्थान, नौनचिक मियाओ पुंग अरुणाचल प्रदेश, कृष्णा गोदावरी बेसिन। भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं: ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब है भारत की प्रमुख रिफाइनरी। भारत की प्रमुख रिफाइनरी असम में कौन कौन सी रिफाइनरी है? डिगबोई, गुवाहाटी, नुनमती, बोंगईगांव और नुमालीगढ़। डिगबोई कब बनी? 1901 में। सबसे पहली जो भारत की रिफाइनरी है वो कौन सी है? डिगबोई की है। गुवाहाटी बनी 1962 में, बोंगईगांव 1979 और नुमालीगढ़ 1999। तमिलनाडु में कौन कौन सी रिफाइनरी है? मनाली जो 1969 में बनी, नागपट्टिनम 1993। महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई ट्राम्बे जो 1954 में बनी, एक मुंबई ट्राम्बे 1955 में बनी। आंध्र प्रदेश में 2 हैं, विशाखापत्तनम 1957 में बनी, तातीपाका 2001 में बनी। केरल में कोची में है जो 1966 में बनी। उड़ीसा में पारादीप में है 2016 में बनी। पश्चिम बंगाल में हल्दिया में है 1975 में बनी। उत्तर प्रदेश में मथुरा में है जो 1982 में बनी। हरियाणा में पानीपत में है जो 1998 में बनी। बिहार में बरौनी में है 1964 में बनी। कर्नाटक में मंगलोर में है 1988 में बनी। गुजरात में कोयली में है 1965 में बनी। प्रमुख इस्पात संयंत्र एवं उनकी स्थापना। भिलाई छत्तीसगढ़ में, जिसकी स्थापना 1955 में की रूस की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा में 1959 में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 1959 में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। बोकारो झारखंड में है 1964 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां इंडाल्को 1938 में कनाडा की सहायता से स्थापित की गई। इसको कहाँ पर? जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, अलवाई केरल। हिंडाल्को 1958 में यूएसए की सहायता से रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। बाल्को 1965 में सोवियत संघ की सहायता से कोरबा छत्तीसगढ़ व कोयना महाराष्ट्र। माल्को 1965 में इटली में की सहायता से चेन्नई मैटूर सलेम तमिलनाडु में स्थापित की गई। वेदांता जर्मनी की सहायता से झारसुगुड़ा उड़ीसा में स्थापित की गई। नाल्को 1981 में फ्रांस की सहायता से दामनजोड़ी उड़ीसा व अंगुल उड़ीसा में स्थापित की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में कुल सड़क की लंबाई का लगभग 2.1% है। भारत कुल सड़क यात्रा का 40% वहन राष्ट्रीय राजमार्ग करते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है, ईस्ट टू वेस्ट 4112.262 किलोमीटर का है। भारत में कुल रेलवे जोन 18 हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 111 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW4 2890 किलोमीटर का है।